हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल झारखंड स्टडी 99 पर। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा क्लास है मध्यकाल में झारखंड। आज की क्लास में हम लोग कवर करेंगे मध्यकाल में झारखंड का क्या महत्व रहा है, इसे कवर करेंगे। फ्रेंड्स, हमारा आज का जो क्लास है क्लास 8 है, क्योंकि इससे पिछले वीडियो में मैंने 7 क्लास को करवा चुका हूँ। तो आप हमारे चैनल के प्ले में जाकर, प्ले का नाम है झारखंड सार संग्रह उड़ान पब्लिकेशन, आप उस पर जाकर देख सकते हैं पिछले 7 वीडियो को। तो ये जो क्लास है फ्रेंड्स, उड़ान पब्लिकेशन का जो झारखंड सार संग्रह है, जो कि हाल ही में 2023 में यानी हाल फिलहाल पे जो रिलीज़ किया गया इस बुक से यह क्लास कराया जा रहा है। तो फ्रेंड्स, यह क्लास आपके लिए बहुत ही लाभदायक और हेल्पफुल होने वाला है, तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज इस क्लास को। कि मध्यकाल में झारखंड की बात करें तो हम लोग पहले देखेंगे पूर्व मध्यकाल। मध्यकाल को बांटा गया है पहले पूर्व मध्यकाल में। तो पूर्व मध्यकाल पे जो है हर्षवर्धन की मृत्यु 647 ईस्वी और दिल्ली सल्तनत 1206 ईस्वी की स्थापना के बीच की अवधि को पूर्व मध्यकाल कहा जाता है। पूर्व मध्यकाल किसे कहेंगे? तो जब हर्षवर्धन की मृत्यु हो गई थी 647 ईस्वी में और दिल्ली सल्तनत 1206 ईस्वी की स्थापना हुई, इसी के बीच के जो काल है इसे कहेंगे पूर्व मध्यकाल कहा जाता है। झारखंड राज्य का संबंध पूर्वी मध्यकाल से भी रहा है और झारखंड राज्य का जो संबंध है पूर्वी मध्यकाल से भी रहा है। अब है महामाया मंदिर। तो ये जो महामाया मंदिर है तो कहाँ पर है? तो गुमला पर है। महामाया मंदिर कहाँ है? गुमला पर है। तो जिनमें है हापामुनी गांव में स्थित महामाया मंदिर इस बात का प्रमाण है कि झारखंड राज्य का संबंध पूर्व मध्यकाल से रहा है। यानी महामाया मंदिर से हम अनुमान लगा सकते हैं, जो गुमला पर महामाया मंदिर है, ये देख सकते हैं आप, महामाया मंदिर का चित्र है। तो इससे हम इस बात का प्रमाण है महामाया मंदिर की झारखंड राज्य का संबंध पूर्व मध्यकाल से रहा है। महामाया मंदिर का निर्माण नागवंशी शासक गजघंट राय ने 908 ईस्वी में कराया था। सवाल यहाँ पर बन रहा है कि महामाया मंदिर का निर्माण किसने करवाया है? तो गजघंट राय ने। कब करवाया है? तो 908 ईस्वी में। और यह किस वंश का शासक था? तो नागवंशी शासक था। इस सारे चीज़ को आपको याद रखना है। शिवदास कर्ण के द्वारा सियानाथ देव के हाथों इसमें विष्णु की प्रतिमा स्थापित कराई गई थी। और शिवदास कर्ण जो थे उसके द्वारा सियानाथ देव के हाथों इसमें जो है विष्णु की प्रतिमा स्थापित कराई गई थी। यानी हापामुनी गांव पे जो महामाया मंदिर है इस पर किसकी प्रतिमा है? तो विष्णु की प्रतिमा है। यानी हम कह सकते हैं कि हापामुनी गांव में जो महामाया मंदिर किससे संबंधित है? तो विष्णु भगवान से संबंधित है। इस मंदिर का प्रथम पुरोहित द्विज हरिनाथ नामक मराठा ब्राह्मण था। और इसका जो प्रथम पुरोहित था द्विज हरिनाथ नामक मराठा ब्राह्मण था। हरिनाथ कौन थे? मराठा ब्राह्मण थे। यह गजघंट राय का धार्मिक गुरु भी था। और गजघंट राय का धार्मिक गुरु भी था कौन? तो हरिनाथ। अब है इसके बाद हमारा टांगीनाथ का मंदिर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर चित्र के माध्यम से टांगीनाथ मंदिर है। ये जो है टांगीनाथ मंदिर है। तो यह मंदिर गुमला में अवस्थित है। टांगीनाथ मंदिर कहाँ पर अवस्थित है? गुमला में अवस्थित है। इस मंदिर का निर्माण भी इसी काल में हुआ है और इस मंदिर का भी निर्माण इसी काल में अर्थात पूर्व मध्यकाल पे हुआ है। अगला है हमारा छिन्नमस्तिका शक्तिपीठ। तो छिन्नमस्तिका शक्तिपीठ ये देख सकते हैं आप, इमेज है यहाँ पर छिन्नमस्तिका शक्तिपीठ का। तो छिन्नमस्तिका शक्तिपीठ रजरप्पा अर्थात रामगढ़ का अष्टभुजी छिन्नमस्तिका शक्तिपीठ भी पूर्व मध्यकाल की पुष्टि करता है। और ये जो रजरप्पा अर्थात रामगढ़ पे जो अष्टभुजी छिन्नमस्तिका शक्तिपीठ है यह भी पूर्व मध्यकाल की पुष्टि करता है। छिन्नमस्तिका बौद्ध ब्रज योगिनी का ही हिंदू प्रतिरूप है। और ये जो छिन्नमस्तिका मंदिर है यह बौद्ध ब्रज योगिनी का है हिंदू प्रतिरूप है। अब है ईटखोरी चतरा। तो झारखंड के ईटखोरी चतरा से पाल शासक महेंद्र पाल के शिलालेख मिले हैं। पाल काल में ही ईटखोरी में भी भद्रकाली की मूर्ति का निर्माण किया गया है। और पाल काल में ही ईटखोरी में माँ भद्रकाली की मूर्ति का निर्माण किया गया है। अब है उत्तर मध्यकाल। तो उत्तर मध्यकाल पे जो है बख्तियार खिलजी का शासन रहा है। उत्तर मध्यकाल पे कौन रहेंगे? तो बख्तियार खिलजी, आपको याद रखना है। अगर एग्जाम पे पूछे कि बख्तियार खिलजी किससे संबंधित है, किस काल से, तो उत्तर मध्यकाल से। 1206 ईस्वी में बख्तियार खिलजी ने झारखंड होकर बंगाल के सेन वंशी शासक लक्ष्मण सेन की राजधानी नादिया पर आक्रमण किया था। तो बख्तियार खिलजी जो है 1206 ईस्वी में झारखंड होकर बंगाल के सेन वंशी शासक, बंगाल का सेन वंशी शासक था लक्ष्मण सेन, इन्होंने नादिया पर आक्रमण किया था। जिसके कारण कौन? तो 1206 ईस्वी में, आपको याद रखना है। अब है यह बिहार का पहला स्वतंत्र शासक था। और जो बख्तियार खिलजी जब आक्रमण किए थे तो वह उस वक्त जो वह थे बिहार का स्वतंत्र शासक था। यह कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति था। और बख्तियार खिलजी जो है वह कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति था। गुलाम वंश के इल्तुतमिश और बलबन के समय झारखंड इनके प्रभाव से मुक्त था, क्योंकि उस समय का नागवंशी राजा हरिकर्ण प्रभावशाली और शक्तिशाली था। जब गुलाम वंश के इल्तुतमिश और बलबन के समय झारखंड इनके प्रभाव से मुक्त था, क्योंकि उस वक्त जो है उस समय नागवंशी राजा हरिकर्ण प्रभावशाली और शक्तिशाली राजा थे हरिकर्ण, जिससे कारण से
इन लोगों ने झारखंड पर आक्रमण नहीं किया है और ना ही शासन किया है। अब है अलाउद्दीन खिलजी। तो अलाउद्दीन खिलजी ने 1310 ईस्वी में अपने सेनापति छज्जू मलिक, तो आपको याद रखना है कि छज्जू मलिक किसका सेनापति था, तो अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति। अलाउद्दीन खिलजी ने 1310 में अपने सेनापति छज्जू मलिक, तो अलाउद्दीन खिलजी अपने सेनापति छज्जू मलिक को नागवंशी राज्य पर विजय प्राप्त करने के हेतु भेजा था। नागवंशी राज्य पर विजय करने हेतु छज्जू मलिक को भेजा था, जो कि अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था। अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति छज्जू मलिक ने नागवंशी शासक को कर देने के लिए विवश किया और वह छज्जू मलिक आकर नागवंशी शासक को कर देने के लिए विवश किया। अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति मलिक काफूर दक्षिण भारत के विजय अभियान पर जाते समय झारखंड से गुजरा था। और जो अलाउद्दीन खिलजी का एक और सेनापति है मलिक काफूर, वह दक्षिण भारत के विजय अभियान पर जाते समय झारखंड से गुजरा था। नागवंशी राजा बेनुकर्ण ने अलाउद्दीन खिलजी की अधीनता स्वीकार की थी, और नागवंशी राजा जो बेनुकर्ण था वह अलाउद्दीन खिलजी की अधीनता स्वीकार की थी, यानी वह उससे विवश हो गए थे, हार गए थे, इसके कारण से उसकी अधीनता स्वीकार कर लेते हैं। अब है हमारा अगला मोहम्मद बिन तुगलक। तो तुगलक वंश के शासक मोहम्मद बिन तुगलक का सेनापति मलिक बया हजारीबाग क्षेत्र में चाई चांपा हजारीबाग के पश्चिमोत्तर भाग में अवस्थित तक आ पहुंचा था। यानी हजारीबाग क्षेत्र में जो चाई चंपा तक आ पहुंचा था कौन, मोहम्मद बिन तुगलक का सेनापति मलिक बया। मलिक बया हजारीबाग क्षेत्र में चाई चंपा तक आ पहुंचा था, जबकि संथाली स्रोत के अनुसार यह आक्रमण इब्राहिम अली के नेतृत्व में हुआ। इस आक्रमण के दौरान इब्राहिम अली द्वारा बीघा के किले पर अधिकार के बाद संथाल लोग अपने सरदार के साथ यहाँ से भाग गए, और जब वह वहाँ पर आ जाते हैं, इस आक्रमण के दौरान इब्राहिम अली द्वारा जब आक्रमण करते हैं तो बीघा के किले पर अधिकार जब कर लेते हैं, इसके बाद संथाल लोग अपने सरदार के साथ वहाँ से भाग जाते हैं। मलिक बया ने हजारीबाग के चाई किला को जीतकर फतेह खान दौरा के हवाले कर दिया, और जब मलिक बया जो है इसे जीत जाते हैं हजारीबाग के चाई किला को, और उसे फतेह खान के हवाले कर चले जाते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक ने छज्जुद्दीन आजमुल मुल्क को सदगावा जो कोडरमा है का शासक नियुक्त किया था। इसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक जो है छज्जुद्दीन आजमुल मुल्क को सदगावा का शासक नियुक्त किया था। तुगलक के काल में नागवंशी राजा हरिकर्ण था, और तुगलक के काल में जो है नागवंश का राजा कौन था, तो हरिकर्ण था। इस सबको याद रखना है। फिरोज तुगलक, अब है फिरोज तुगलक। तो फिरोज शाह तुगलक ने, देखिए फिरोज तुगलक अर्थात फ्रेंड्स फिरोज शाह तुगलक, कहीं पर फिरोज शाह रहेंगे या फिरोज भी रह सकता है, तो आपको याद रखना है फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने बंगाल के शासक शमसुद्दीन शाह को पराजित कर हजारीबाग के सदगावा कोडरमा क्षेत्र पर विजय प्राप्त किया था और इसे अपने जीते हुए क्षेत्रों की राजधानी बनाया। अब है लोधी वंश। तो लोधी वंश के सुल्तानों के प्रभाव से झारखंड लगभग मुक्त था, यानी लोधी वंश के प्रभाव से झारखंड मुक्त था। इस काल में छोटा नागपुर पर शासन करने वाले नागवंशी राजा प्रतापकर्ण, छत्रकर्ण एवं विराटकर्ण थे, और इस काल पे जो है लोधी वंश के काल पे छोटा नागपुर पर शासन करने वाले राजा प्रतापकर्ण, छत्रकर्ण और विराटकर्ण थे। लोधी वंश के समकालीन उड़ीसा के गजपति वंश का सामना झारखंड को करना पड़ा, और जो लोधी वंश के समकालीन थे उड़ीसा के गजपति वंश, उसका सामना झारखंड को करना पड़ा। कपिलेंद्र गजपति उस समय दक्षिण पूर्वी भारत का एक शक्तिशाली शासक था, और दक्षिण पूर्वी भारत का एक शक्तिशाली शासक कौन था, कपिलेंद्र गजपति था, जो गजपति वंश का संस्थापक है। तो गजपति वंश का संस्थापक कौन है, कपिलेंद्र गजपति। गजपति वंश का संस्थापक कपिलेंद्र गजपति थे। उसने संथाल परगना तथा हजारीबाग को छोड़कर नागवंशी राज्य के बहुत बड़े भूभाग पर अपना प्रभाव स्थापित कर लिया। 1494 ईस्वी में सिकंदर लोदी के भय से जौनपुर के शासक हुसैन शाह सरकी ने झारखंड के साहेबगंज में शरण ली थी, और 1494 ईस्वी में जो है सिकंदर लोदी के भय से जौनपुर के शासक हुसैन शाह सरकी थे 1494 ईस्वी में। उसी वक्त झारखंड के साहेबगंज में शरण ली थी। किसके भय से, तो सिकंदर लोदी के भय से जौनपुर के शासक हुसैन शाह सरकी। आपको याद रखना है कि कौन सा शासक थे जो झारखंड के साहेबगंज में शरण ली थी, तो जौनपुर के शासक हुसैन शाह सरकी। किसके भय से, तो सिकंदर लोदी के भय से। कब, 1494 ईस्वी में। अब है आदिल शाह द्वितीय। आदिल शाह द्वितीय जो बीजापुर का शासक था, खान देश का शक्तिशाली शासक आदिल शाह द्वितीय, जिसको आदिल खान द्वितीय भी कहते हैं, इन्होंने अपने सैन्य दल को झारखंड भेजा था, अतः उसे झारखंडी सुल्तान के नाम से भी जाना जाता है। तो झारखंडी सुल्तान के नाम से किसे जाना जाता है, आदिल शाह द्वितीय को। आपको याद रखना है, एग्जाम पर पूछ सकता है कि झारखंडी सुल्तान के नाम से किसे जाना जाता था, तो आदिल शाह द्वितीय को। अब है हमारा शेर शाह, तो अफगान शासक। शेर शाह जो था वह अफगान का शासक था। तो शेर शाह ने मुगलों के विरुद्ध संघर्ष के अपने विभिन्न अभियानों में झारखंड क्षेत्र का प्रयोग किया था। 1534 से 37 ईस्वी के अपने बंगाल अभियान के दौरान शेर शाह झारखंड से होकर गुजरा था। इस अभियान के दौरान शेर शाह के पुत्र जलाल खान ने तेलियागढ़ी यानी राजमहल क्षेत्र की नाकाबंदी की थी। ये जो तेलियागढ़ी जगह है यह राजमहल क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। शेर शाह बंगाल अभियान के बाद मुगलों को चकमा देकर राजमहल के रास्ते से ही रोहतासगढ़ पहुँचा तथा 1538 ईस्वी में रोहतासगढ़ के किले पर अधिकार कर लिया। शेर शाह के शासनकाल में झारखंड में शाही सिक्कों का
प्रचलन तेज हुआ। और शाही सिक्कों का जो प्रचलन है वह कब तेज हुआ? तो शाही सिक्कों का प्रचलन हुआ है शेरशाह के शासनकाल में। तो शाही सिक्का किसने चलाया था? तो शेरशाह को याद रखना है। झारखंड में मुस्लिमों के प्रवेश का मार्ग प्रशस्त करने का श्रेय शेरशाह को जाता है। और जो झारखंड पे जो है मुस्लिम का जो मार्ग उसको प्रशस्त किया था शेरशाह ने। 1538 ईस्वी में शेरशाह के सेनापति खवास खां ने दरिया खां के साथ मिलकर चेरो महाराजा महारथ चेरो को परास्त कर श्याम सुंदर नामक एक सफ़ेद हाथी प्राप्त की थी। तो श्याम सुंदर नामक एक हाथी किसने प्राप्त की थी? तो महारथ चेरो को परास्त करके प्राप्त किया था खवास खां ने दरिया खां के साथ मिलकर। तो श्याम सुंदर नामक हाथी को प्राप्त किया था शेरशाह के सेनापति खवास खां को याद रखना है। 1539 में चौसा के युद्ध में शेरशाह ने मुगल शासक हुमायूं को पराजित कर रोहतास से वीरभूम तक अपने साम्राज्य का विस्तार किया। चौसा का युद्ध कब हुआ है? 1539 में। किसके बीच हुआ है? तो शेरशाह और हुमायूं के बीच, जिसमें शेरशाह ने मुगल शासक हुमायूं को पराजित किया था, यानी शेरशाह की जीत हुई थी और वीरभूम तक अपने साम्राज्य का विस्तार कर लिया था शेरशाह। इसके बाद लगभग 35 वर्षों तक राजमहल क्षेत्र पर शेरशाह व उनके वंशजों का अधिकार रहा। हुमायूं अब है हमारा अगला हुमायूं। तो हुमायूं का काल हो गया 1530 से 1556 तथा फिर है 1555 से 56, यानी 30 से लेकर 56 तक रहा, फिर 55 से 56 एक साल का, यहाँ पर तो डिफरेंट नहीं है, फिर भी दिया हुआ इस तरह 1530 से, यानी आपको याद रखना है 30 से लेकर 55 तक रहा है, फिर 55 से 56 के बीच टोटल रहा है 30 से लेकर 56 तक, और इसके बाद फिर वह 55 से 56 एक अलग कार्यकाल है। मुगल अफगान संघर्ष 1530 से 40 ईस्वी के दौरान एक बार हुमायूं भुरकुंडा यानी रामगढ़ तक पहुँच गया था। मुगल अफगान संघर्ष 1530 से 40 के दौरान एक बार हुमायूं जो है भुरकुंडा यानी रामगढ़ तक पहुंच गया था। इसके बाद है हमारा अगले साल अकबर 1556 से 1605 ईस्वी। झारखंड के संदर्भ में अकबर के शासनकाल को 2 भागों में विभक्त किया जाता है। शासनकाल का पूर्वार्ध जो 1556 से 76 ईस्वी तक एवं शासनकाल का उत्तरार्ध 1576 से 1605 ईस्वी तक। अकबर ने अपने शासनकाल के पूर्वार्ध में झारखंड क्षेत्र में सक्रिय अफगानों पर विजय प्राप्त किया तथा उत्तरार्ध में क्षेत्रीय राजवंशों पर शासन स्थापित किया है। तो आपको याद रखना है कि अकबर के जो शासनकाल है उसको 2 भागों में हम लोग विभक्त कर सकते हैं। एक हो गया पूर्वार्ध शासनकाल और एक हो गया उत्तरार्ध शासनकाल। तो शासनकाल का जो पूर्वार्ध है 1556 से 76 ईस्वी और शासनकाल का जो उत्तरार्ध है 1576 से 1605 ईस्वी है। इसके बाद है अकबर के शासनकाल का पूर्वार्ध अफगानों पर विजय। तो अब जो अकबर का शासन का जो पूर्वार्ध है उसमें जो अफगानों पर विजय प्राप्त किया है उसके बारे में कुछ फैक्ट है, इसे देख लेते हैं हम लोग कि अकबर के विरुद्ध अभियान में अफगानों ने झारखंड के क्षेत्र का उपयोग किया है। 1575 ईस्वी के टकरोई की लड़ाई, इसके बाद है बझौरा भूगुलमारी की लड़ाई बालासोर उड़ीसा के पास के बाद जुनैद कर्रानी ने बिहार जाने के क्रम में रामपुर में रुका। रामपुर यानी वर्तमान जो भी रामगढ़ है, जहां इसका पीछा करते हुए मुगलों की सेना भी आ गई। यहां जुनैद कुर्रानी व मुगलों की सेना के बीच हुए रामपुर की लड़ाई में मुगलों की जीत हुई है। अकबर के शासनकाल का उत्तरार्ध जिनमें क्षेत्रीय राजवंशों पर उन्होंने शासन किया था। पूर्वार्ध में क्या किया? अफगानों पर विजय प्राप्त किया है, और जो अकबर का जो शासनकाल का उत्तरार्ध काल है इसमें क्षेत्रीय राजवंशों पर शासन किया है। छोटा नागपुर खास का जो नागवंश है क्षेत्रीय राजवंश का। तो अकबर नागवंशों की राजधानी कोकरह यानी खुखरा को अपने नियंत्रण में लेना चाहता था। इसका प्रमुख कारण दक्षिण भारत जाने हेतु या युद्ध में इस क्षेत्र का उपयोग, साम्राज्य विस्तार, इस क्षेत्र की आर्थिक वृद्धि आदि इनके प्रमुख कारण थे। अकबर ने 1585 ईस्वी में शाहबाज खां को झारखंड पर विजय प्राप्त करने हेतु भेजा। इस युद्ध में नागवंशी शासक मधुकरण शाह की पराजय हुई तथा मधुकरण शाह ने वार्षिक मालगुजारी देना स्वीकार किया। बाद में मधुकरण शाह ने उड़ीसा के शासक कुतलुक खां एवं उसके पुत्र निसार खां के विरुद्ध मुगल मनसबदार मान सिंह के अभियान में मुगलों का साथ दिया। और फिर बाद में जो है एक शासक थे नागवंशी शासक मधुकरण शाह की पराजय हुई, और उसी वक्त जो है मधुकरण शाह अपनी वार्षिक मालगुजारी देना स्वीकार कर लेते हैं, क्योंकि युद्ध में हार जाते हैं, इसीलिए वह मुगलों का साथ देकर मान सिंह के अभियान में मुगलों का साथ दे देते हैं। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि बाद में मधुकरण शाह ने, जो ये मधुकरण शाह है, उड़ीसा के शासक कुतलुक खां एवं उसके पुत्र निसार खां के विरुद्ध मुगल मनसबदार मान सिंह के अभियान में मुगलों का साथ दिया था। इस फैक्ट को आपको याद रखना है। अब है पलामू का चेरो वंश। तो पलामू का चेरो वंश में प्रमुख जो नाम आता है वह है मान सिंह। तो मान सिंह से संबंधित क्या है देख लेते हैं। तो 1589 में राजा मानसिंह को अकबर ने बिहार झारखंड का सूबेदार नियुक्त किया था। पलामू के चेरो वंश से संबंधित 1589 में राजा मानसिंह को अकबर ने बिहार झारखंड का सूबेदार नियुक्त किया था। तो मानसिंह को किसने सूबेदार नियुक्त किया है? तो अकबर ने किया है। मानसिंह ने 1590 ईस्वी में पलामू के चेरो राजा भागवत राय को, पलामू का चेरो राजा कौन था? भागवत राय को पराजित कर मुगलों की अधीनता स्वीकार करने हेतु विवश कर दिया। किसने? तो मानसिंह ने। पलामू में मुगलों की सेना नियुक्त करके भागवत राय को राजा बने रहने दिया। 1605 ईस्वी में अकबर की मृत्यु
मृत्यु के बाद चेरों ने मुगलों की सेना को मार भगाया तथा पलामू पर पुनः अपनी सत्ता स्थापित कर ली। और 1605 ईस्वी में जो है अकबर की मृत्यु हो जाते हैं, उसके बाद मुगलों की सेना को मार भगाते हैं और वह अपना फिर पलामू पर पुनः अपनी सत्ता स्थापित कर लेते हैं। अब है सिंहभूम का सिंह वंश। तो 1592 ईस्वी में ओडिशा अभियान हेतु जाते समय मानसिंह सिंहभूम क्षेत्र से होकर गुजरा। इस समय सिंहभूम के पुरहाट में सिंहवंशी राजा रणजीत सिंह का शासन था। मानसिंह ने इस दौरान रणजीत सिंह को मुगलों की अधीनता स्वीकार करने हेतु विवश कर दिया तथा उसे अपने अंगरक्षक दल में शामिल कर लिया और उसे अपने अंगरक्षक दल में शामिल कर लेते हैं। 1592 ईस्वी में मानसिंह ने राजमहल को बंगाल की राजधानी बनाया और जो राजमहल साहिबगंज क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तो 1592 ईस्वी में जो है मानसिंह ने राजमहल को राजधानी बनाया था, बंगाल की राजधानी। मानसिंह ने परकोटा व महल वाले नगरों का संयुक्त रूप से अकबर नगर नामकरण किया और जो मानसिंह जो है परकोटा यानी ऊंची जो चार दीवारी थी वह महल वाले नगरों का संयुक्त रूप से उसका नाम अकबर नगर कर दिया था। मानभूम व हजारीबाग के राजवंश में 1590 से 91 ईस्वी में मानसिंह मिदनापुर के अभियान पर जाते समय मानभूम से गुजरा। इस दौरान उसने परा तथा तेलकुप्पी के मंदिरों का जीर्णोद्धार करवाया। तब को याद रखना है कि जो मानसिंह जो है जब मानभूम से गुजरा था, इस दौरान उसने परा तथा तेलकुप्पी के मंदिरों का जीर्णोद्धार भी करवाया था। तो ये आपको याद रखना है। आईने अकबरी के अनुसार हजारीबाग के 6 और चंपा परगना बिहार सूबा में शामिल थे, जिसकी वार्षिक मालगुजारी 15,500 रुपये निर्धारित की गई थी। अब है जहांगीर का। तो जहांगीर का जो काल है 1605 से 1627 ईस्वी है कि झारखंड के संदर्भ में जहांगीर के शासनकाल का संबंध छोटानागपुर खास के नागवंश, पलामू के चेरो वंश और विष्णुपुर व पंचेत पर आक्रमण तथा शाहजहां के राजमहल आगमन से था। शाहजहां यानी शाहजादा खुर्रम, शाहजहां का जो दूसरा नाम है तो खुर्रम नाम किसका है? शाहजहां का। छोटानागपुर खास का नागवंश है। तो जहांगीर की आत्मकथा तुजुक ए जहांगीरी में छोटानागपुर क्षेत्र से सोने की प्राप्ति का उल्लेख मिलता है। तो ये आपको याद रखना है कि जहांगीर की आत्मकथा का नाम क्या है? तो तुजुक ए जहांगीरी। और इनकी आत्मकथा में बताया गया है कि छोटानागपुर क्षेत्र से सोने की प्राप्ति होती थी, यानी सोना मिलता था छोटानागपुर क्षेत्र में। अपनी आत्मकथा तुजुक के जहांगीरी में जहांगीर ने स्थानीय लोगों द्वारा शंख नदी से हीरे प्राप्त करने के तरीकों का वर्णन किया है। जहांगीर इस क्षेत्र की नदियों से मिलने वाले हीरों के कारण इन पर अधिकार करना चाहता था और इसी कारण से जो है जहांगीर इस पर अपना अधिकार करना चाहता था। जहांगीर के समय कोकरह का शासक दुर्जनसाल था और जहांगीर के समय जो है कोकरह का शासक कौन था? दुर्जनसाल था। मधुकरण शाह का उत्तराधिकारी था और जो दुर्जनसाल है वह मधुकरण शाह का उत्तराधिकारी था, जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार करने तथा मालगुजारी देने से मना कर दिया। और यह जो है दुर्जनसाल यह मुगलों की अधीनता स्वीकार करने तथा मालगुजारी देने से साफ मना कर देते हैं। जहांगीर ने 1612 ईस्वी में जफर खां को बिहार का नया सूबेदार नियुक्त किया तथा उसे कोकरह क्षेत्र पर अधिकार करने का आदेश दिया, परंतु बीमारी के कारण जफर खां की मृत्यु हो गई तथा जहांगीर की इच्छा अधूरी रह गई और जो है जहांगीर की इच्छा अधूरी रह जाती है। इसके बाद है जहांगीर ने 1615 ईस्वी में इब्राहिम खां जो नूरजहां का भाई था को बिहार का सूबेदार नियुक्त किया तथा उसे कोकरह अर्थात झारखंड पर विजय प्राप्त करने हेतु भेजा। कोकरह का अर्थ है फ्रेंड्स झारखंड, पहले झारखंड को कोकरह भी कहा जाता था। तो जहांगीर ने जब 1615 ईस्वी में जो इब्राहिम खां को जो नूरजहां का भाई था को बिहार का सूबेदार नियुक्त करते हैं और उसे झारखंड पर विजय प्राप्त करने हेतु भेजते हैं। और यहाँ पर बताया गया कि जहांगीर ने 1612 ईस्वी में जफर खां को बिहार का सूबेदार नियुक्त किया था, 1612 ईस्वी में जफर खां को, तथा उसे कोकरह क्षेत्र पर अधिकार करने का आदेश दिया, परंतु बीमारी के कारण जफर खां की मृत्यु हो जाती। जब जफर खां की मृत्यु हो गया तो जहांगीर की इच्छा अधूरी रह गई। इसके बाद जो है 1615 ईस्वी में जहांगीर दोबारा इब्राहिम खां को बिहार का सूबेदार नियुक्त करते हैं और उसे झारखंड पर विजय प्राप्त करने के लिए भेजते हैं।